बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का और पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं शाहरग वो है कराची, और उसके साथ साथ जो अर्बन सिंध है, तकसीम सिंध की शहरी और देही मुझे हमेशा बड़ी तकलीफ़ दे लगती है, लेकिन बहरहाल ये मौजूद है। और उस शहरी सिंध के अंदर जो नुमाइंदगी है वो पाकिस्तान के अंदर हमेशा काफ़ी अरसे से, कम अज़ कम पिछले 6-7 इलेक्शन से वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रही है और है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आज भी उर्दू बोलने वाले जो हैं उनकी वाहिद नुमाइंदा जमात कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो उर्दू स्पीकिंग जो जमात है या जो महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी थी, उसके साथ जो हो रहा है और जिस तरह की बंदर बांट उर्दू बोलने वाले वोट बैंक की हो रही है, उससे बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। ये कहानी यूँ तो शुरू हुई कि मुत्तहिदा मुंतशिर कैसे हुई, उसके अंदर कामरान टिसोरी साहब की आमद, सेनेट इलेक्शन से पहले उनको टिकट देने का मामला, उसके बाद PIB बहादुराबाद में तकसीम, PSP पहले ही बन चुकी थी, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब से नाराज़ थे, उनसे उनके ख़िलाफ़ थे, मुखालिफ थे, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये जो जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इसके अंदर दो ग्रुप्स जो बने हैं, इससे उर्दू बोलने वाला जो वोटर है वो काफ़ी परेशान है। क्या होगा MQM का मुस्तकबिल? और रोज़ रोज़ का जो जाना है, PSP में लोगों की शमूलियत है, PIB से बहादुराबाद में लोग जा रहे हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान जो है वो तन्हा हो रही है। यहाँ तक कि फारूक सत्तार साहब को 15 तारीख को ये कहना पड़ा, 15 अप्रैल को, कि जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में, या अल्ताफ़ हुसैन का जो मामला था, कहीं ऐसा ना हो, उन्होंने कहा कुर्बानी दी अपने कायद की। क्यों कहना पड़ रहा है? क्या वाकई फारूक सत्तार साहब की वजह से ये पार्टी अलग हुई है? क्या वाकई MQM को दीवार के साथ लगाया जा रहा है? क्या वाकई वो जो कह रहे हैं कि उनको GHQ जाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस उनको बुलाएं, वो बात करना चाहते हैं? क्या क्या मुतालबात हैं इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के? क्या क्या उनके पास इस वक्त ज़ख्म है दिखाने को? हमने सोचा आज हम फारूक सत्तार साहब से बात करें, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त भी दिया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, आपने आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमने देखी गुज़िश्ता कुछ दिनों में, उसमें एक बिटरनेस थी, उसमें बड़ी तलखी है, उसमें बहुत मुतालबे हैं, उसमें बहुत नाराज़गी है। किससे नाराज़ हैं आप? किससे क्यों इतने तल्ख हैं? और इस तलखी की वजूहात क्या सिर्फ PSP है, बहादुराबाद है, या कुछ और वजूहात भी हैं? मेरे ख़्याल में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें अनकही भी जो है वो लोगों को समझ आती है, सुनाई देती है और नज़र आती है ना। मैंने मेरी तलखी की बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर 23 अगस्त को मेरी ये बड़ी खुशफहमी थी कि मैं एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और बीड़ा उठाने जा रहा हूँ, और अब मैं समझता हूँ कि वो जो -1 के फार्मूले की बात होती थी, वो -1 तो इत्तफाक़ी तौर पे, हादसाती तौर पे और कुदरती तौर पे हो गया। और अल्ताफ़ साहब ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ये तो हमने बार बार कहा। और अगर मैं ये इक़दाम ना करूँ और ना करता, तो बाकी लोग बेगुनाह भी उनके नारों की वजह से, मुल्क दुश्मनी की बात की वजह से, और जो इश्तियाल अंगेज़ी उस दिन हुई थी उसकी वजह से गेहूं के साथ बहुत सारे घन पिस जाते। तो MQM को कायम व दायम रखने, बचाने, 40 साल की लोगों की मेहनत, उनकी कुर्बानियाँ, लोगों की यकजहती, इत्तेहाद की अलामत और ज़मानत, उनके मसाइल के हल की ज़मानत, पाकिस्तान की उनकी बका सलामती की ज़मानत, उनके महफूज रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत, और कोई इम्कान आगे चल के उनके लिए है तो वो MQM पाकिस्तान। ये सारी बातों को लेकर तो मुझे ये था कि ऑफिसेज मिलेंगे मुझे जो सील्ड हो गए थे, मुझे ये था कि जो मेरे मिसिंग पर्सन है वो मुझे वापस मिलेंगे, मुझे ये था कि जो छापे गिरफ्तारियों का सिलसिला ख़त्म होगा, जो सैकड़ों बेगुनाह असीर हैं जेलों में वो भी रिलीज़ होंगे। ऐसा कुछ तो नहीं मतलब हुआ। ये तो कुजा कि ये रिलीफ भी नहीं मिली, और जिना ग्राउंड में जाके मैं जलसा नहीं कर सकता, मैं खुर्शीद मेमोरियल हॉल सेक्रेटेरिएट मुझे वापस नहीं मिल सकता, जो कि मेरे इत्तेहाद की यकजहती के अलावा। अरे हमसे
को जो गारंटी लेनी हो कि हम लंदन से अलग हैं, हमने कोई उसके बाद से नाखून बराबर भी राब्ता नहीं रखा, कोई हमारा पॉलिसी इन्फ्लुएंस लंदन से नहीं है, किसी फैसले में वहां से यानी आप सारी 9-0 जाना चाहते हैं, आप जिना ग्राउंड जाना चाहते हैं, आप खुर्शीद मेमोरियल जाना चाहते हैं, आपको जाने नहीं दिया जाता। क्यों जाने दिया जाए डॉक्टर साहब? क्योंकि वो जो आइडेंटिटी थी आपकी वो आपने भी ख़त्म की, आपसे ख़त्म भी हो गई, -1 हो गया, माइनस अल्ताफ़ हो गया। किसने किया माइनस, क्यों किया माइनस, ये तो अब बहुत बात हो गई, लेकिन उसमें आपका कितना किरदार है जो कि अभी सेनेट इलेक्शन से पहले हुआ है? क्या आपने कामरान टिसोरी को अपनी जिद नहीं बनाया डॉक्टर साहब? मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा होता तो सेनेट के इलेक्शन तो चले गए, गुजर गए, ये मामला किसी न किसी करवट ये ऊँट बैठ जाता ना। और मैंने तो पहले दिन ये भांप लिया था और कह दिया था कि ये कोई और साजिश या मंसूबा है जिसमें मेरे साथियों का मेरे ख़िलाफ़ इस तरह महाज बनाना। इससे पहले 2 हमारी लड़ाइयाँ हुई थी, उसमें कामरान टिसूरी का कहीं कोई अमल दखल नहीं था। नवंबर के महीने में उस वक्त भी मैंने 5 नवंबर को कामयाब रैली की, 7 नवंबर को एक वाक़या हुआ जिसके बारे में मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक लेटर लिखा जो उनके और मेरे दरमियान में एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। फिर 8 नवंबर को मैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए, एक अलायंस में जाता हूँ। उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मेरे उस ख़त में कलम बंद है। फिर 9 नवंबर को मैं जब मेरी पार्टी में उस वक्त मेरे एक साथी ने मेरे ख़िलाफ़ ही उस पॉलिसी को लेके जो पूरी राब्ता कमेटी की थी, एक महाज बना के कारकुनों को मेरे ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त ये दूसरा झगड़ा था हमारा। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं घर बैठता हूँ, आमिर भाई पार्टी चला लें, या आमिर भाई घर बैठें और मैं पार्टी चलाऊं, हम दोनों मिलकर शायद नहीं चला सकते। और मैंने कहा हम पब्लिक में नहीं जाएंगे, हम मीडिया में नहीं जाएंगे, हम चौराहे पे हंडिया नहीं फोड़ेंगे। तो इंक्वायरी हुई। अच्छा, आमिर भाई की रिस्पॉन्सिव। जी डॉक्टर साहब, आपने इसका मतलब ये कि ये मसला, मुझे एक सेकंड के लिए मैं चूंकि मैं चौंक गई हूँ आपकी बात से। 7 को आपने खत लिखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, 8 को आप रिलक्टेंटली मुस्तफ़ा कमाल के पास गए, जिसकी वजूहात अवाम को नहीं बता रहे। आप क्यों नहीं बता रहे अपने वोट बैंक को कि आप पीएसपी के अंदर के साथ क्यों आपने मिलाप किया? क्या ऐसी वजूहात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर आप उनके पास गए? देखिए, जोर और ज़बरदस्ती या कोई ऐसी ख्वाहिश जिसका इजहार बराह रास्त ना हो रहा हो, लेकिन यह है कि हमें अगर स्पेस नहीं मिल रही है तो हमें बहुत सारे मुश्तरका दोस्त जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ताजिर हैं, सनतकार हैं, दानिश्वर हैं, सोशलाइट हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, कहते हैं कि भाई आपका मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक आप पीएसपी के साथ पीएसपी में नहीं जाएंगे या इंजमाम करके कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे या कोई कम अज़ कम उनके साथ सियासी इंतखाबी अलायंस ना कर लें। तो वो रिलक्टेंटली हमने अलायंस कर लिया 8 तारीख को, आपके इल्म में है। लेकिन वो चूँकि अननेचुरल था, वो शायद इतना हम सबकी उसमें हमारी विलिंगनेस या हमारी रज़ा शामिल नहीं थी। फिर हमारी पार्टी में बैकलैश हो रहा था और उसका फ़ायदा हमारे ही कोई एक साथी राब्ता कमेटी के उठा रहे थे, वो सिचुएशन भी थी। फिर उसके बाद ये सारी बातों को लेकर जो 9 नवंबर को मैंने जो कुछ किया, तो मैं समझता हूँ कि आसमा इतनी समझदार आप भी हैं, आपका तजुर्बा भी है, पाकिस्तान की सियासत उसके हक़ाइक़ को आप भी जानती हैं। मैं कुछ चीज़ें इसलिए कि मैं एक ज़िम्मेदार सियासी कारकुन या लीडर हूँ और मेरी जमात भी बड़ी बुर्दबारी के साथ, हम नहीं चाहते कि हमें नहीं पता इदारों की पॉलिसी है बिल्कुल या अच्छा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। जी, आपने कहा कि इदारों की पॉलिसी है या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। ये जो दोस्त आपने जिक्र किया, सनतकार, सिविल सोसाइटी, दानिश्वर, ये दोस्त जो थे, ये दोस्त भी इन्फ्लुएंस थे और ये जो इदारे आप बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इसमें आर्मी चीफ का कोई किरदार नहीं मगर कुछ इदारे हैं और आप DGISI को मिलना चाहते हैं। मैं खुल के आपसे बात कर देती हूँ। आपने कहा कि आपने बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब बताइए ना, अपना मुकदमा रखिए कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस और प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप PSP में जाए। देखिए,
दोस्त तो ज़्यादातर मैंने कहा ना कि सिविलियन ही हैं। वो तो ये अपनी असेसमेंट बताते हैं सूरत हाल पर कि भाई आपको आपकी स्पेस चाहिए या मिलेगी, तो उसकी कुछ सूरतें नज़र आ रही हैं, और ये अगर आप करेंगे तो हमें यकीन है कि ये सारे मामलात हल हो सकते हैं, ये बातें आती हैं। तो फिर उस गुमान में आप ये तवहन करहन ना चाहते हुए फैसला किया कि चले भाई अलायंस कर लें। लेकिन उसमें जो मुस्तफ़ा कमाल का जो एक्सप्रेशन था, एक फातिहे के अंदाज में, जिस तरह नवंबर में उन्होंने ये तासुर दिया कि एक रोज़ पहले वो कह रहे थे वसूक के साथ कि MKM को दफन कर देंगे, गोया कि फारूक सत्तार उनके बराबर में बैठे हैं और आज ये अलायंस कर रहे हैं, तो कल MKM दफन हो जाएगी और उसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। अब ये बातें हमारे यहाँ बड़ी जज्बाती तौर पर ली जाती हैं, लोगों का एक रोमांस है, एक वाबस्तगी है। तो ये अगर गैर हकीकत पसंदाना कोई बात होगी ना, वो तवीलुल मियाद नहीं होती, लॉन्गर लास्टिंग नहीं होती। तो एक तो वो एपिसोड हुई। अभी जो वफादारियाँ तब्दील कराने का अमल, अचानक उसमें शिद्दत आ गई। हमारे इस बहरान को बहाना और जवाब बनाकर, चाहे मेरे कैंप में लोग थे या हैदराबाद के, उनके ऊपर जो है वो एक बहुत शदीद इन्फ्लुएंस आया, और उसमें खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे वाजे आसार, सबूत और शवाहिद भी जिन्हें आप कह सकते हैं, वो भी सामने आ गए। तो अब उसके बाद फिर 2 MPAs ने हर तरह का रिस्क लेके ये बता के कि उनकी जान को ख़तरा है, उनके अहले खाना, उनके बच्चों की जान को ख़तरा है, और वो सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब से चाहते हैं कि इनकी सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट, जो उन्होंने हकायक बताए, उन्होंने भी पूरे हकायक नहीं बताए, क्योंकि हम भी इदारों की साख का एहतराम करते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम हमारी हम पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, अपने इदारों से भी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती, कौमी वहदत के और दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने से भी दरेक। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत सारी बातें कहते कहते भी, मतलब आप जो कह रहे हैं, आप बहुत कुछ नहीं कह रहे मगर बहुत कुछ कह गए हैं उसी कहते कहते में भी, इसीलिए आप कह रहे हैं कि हमें हमारी जान, हमारी सिक्योरिटी, उसको किया जाए और आपको ख़तरा है। लेकिन आमिर खान साहब का आपने जिक्र किया बीच में, उनका क्या किरदार रहा? आमिर खान साहब को आपने सदारत की पेशकश भी कर दी, उसके बावजूद ये बहादुराबाद का ग्रुप कैसे क्रिएट हुआ? आपको उनसे क्या शिकायत है? देखिए, मैं चाहता हूँ और चाहता था कि वो तंजीमी मामलात को देखें शुरू से, और मैंने उन पर पूरा रिलाई किया। अच्छा, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि एहतसाब का अमल हो, इस्लाहात का अमल हो। मैं ये भी चाहता था कि नई इंडक्शंस हो, नए लोग आएँ, और लोगों से हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, हम यूथ को मोबिलाइज़ करें, और हम मुख्तलिफ़ और कमेटियाँ और शोबे क्रिएट करें। लेकिन मुझे वहाँ पर एक रिजिडनेस नज़र आती थी। मेरी राब्ता कमेटी की जो 2/3 अक्सरियत थी, वो मेरी छोटी गलती को भी बड़ा बनाकर देखती थी, और मेरे कुछ और साथियों की बड़ी से बड़ी गलती को भी वो नज़रअंदाज कर देती थी। फिर मेरी अच्छी तजवीज़ भी बुलडोज़ हो जाती थी, और बाकी की जो तजवीज़ थी वो राब्ता कमेटी में आए बग़ैर मान ली जाती थी। मैं मीडिया रिलेशंस कमेटी बनाऊं तो मुझे 1 महीने मिन्नत करनी पड़े कि भाई मीडिया से कनेक्टिविटी, इंटरएक्शन, समझ का बेहतर कॉम्प्रीहेंशन, हमारी समझ एक दूसरे, हम मुल्क में क्या हो रहा है, ये सारी बातों के लिए ये आज के दौर में ये पब्लिक रिलेशंस, इसकी अहमियत है इन शोबों की, और लोगों से एक ताल्लुकात, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, दानिश्वर हो, अदीब हो, शोरा हो, आपको ये सारे काम माशरे के हर तबके के साथ जुड़ के अपनी सियासी जमात को आगे बढ़ाना है। लेकिन शायद मेरे इस विजन को मेरी राब्ता कमेटी की जो 2/3 अक्सरियत, इफेक्टिवली मैं सरबराह नहीं, मैं सेरेमोनियल सरबराह रहा, डमी सरबराह रहा। तो मैंने नवंबर में कह दिया, काश मेरी बात को मान लेते, मैं आराम से घर पे बैठता, ये हम बाज़ारों में चौक पे जाके ये ना करते, ये आज मैं प्रोग्राम में ये सारी बातें ना कर रहा होता, वो मेरी बात मान लेते, मैं मान लेता, राब्ता कमेटी मेरी बात मान लेती। लेकिन मुझे उन्होंने मिन्नतें की, मुझे रखा, और ये फिर मेरे साथ सलूक किया जो बरादरान यूसुफ ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ शायद किया था। मैंने
5 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। तो फिर मैंने यही वाली बात की। अब वो कहते हैं कि आप ब्रांड है, आप फेस हैं, आप आए, आपकी ज़रूरत है। तो फिर वो मेरी ज़रूरत सिर्फ इस हद तक हो कि शायद मेरी एक्सेप्टेबिलिटी किसी वजह से, मेरा 35 साल का एक मेरी शफाफ और एक गैर मुतनाज़ा मेरी जद्दोजहद है, मेरा करियर है और वो पार्टी का असेट है, बजा तौर पर वो बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका बहुत तजुर्बा है। और ये जो कन्वीनरशिप का मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका फैसला महफूज किया, स्टे आपको दिया, इलेक्शन कमीशन ने बहादुराबाद के हक में फैसला किया। उसका फैसला तो ज़ाहिर है बाद में होगा कि असल रहनुमा वहाँ पे कौन है, लेकिन फ़िरोग नसीम साहब का किरदार, फिर आमिर खान साहब का किरदार, और फिर बीच में आपने ये भी कहा था कि इनके राब्ते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी और शायद डॉक्टर इशरतुल इबाद के साथ भी। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। ये कहानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो शहर हैं उनकी नुमाइंदा जमात है। क्या इसको वाकई मुंतशिर रहने देना चाहिए या इसकी बका में बहुत सियासी चीज़ों जो हल्के हैं उनकी भी बका है? छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ताहाल कन्वीनर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, चीफ जस्टिस मुझे बुलाएं तो मैं वो राज उनके सामने कहना चाहता हूं। सर, आप अपने लोगों को एतमाद में लेंगे कि वो कौन सी ऐसी बातें जो आप चीफ जस्टिस के सामने या आर्मी चीफ के सामने ही सिर्फ रखना चाहते हैं? क्या आप खौफजदा हैं? क्या आपको कोई कुव्वतें रोक रही हैं? और अगर ऐसा है तो आपका क्या आपकी स्ट्रेटजी है इसके अलावा, अगर वो नहीं बुलाते आपको? देखें, बहुत सारी बातें अगर मबहम हो और बहुत क्लियर ना हो तो उसको कोई शक्ल उसकी बना देना कि कुछ कुव्वतें हैं और वो रोक रही हैं। मैं तो सबसे बढ़कर, इससे बढ़कर मैं तो वजह जानना चाहता हूँ। देखें, मेरा मकसद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करने का ये था कि उन्होंने 2 रोज़ पहले ही ये दावा किया था कि वो पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे और अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो मेरे लहजे में तलखी ये थी कि यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो उससे क़तई मुख्तलिफ है। यहाँ तो क्या है? इलेक्शन इंजन यहाँ सिंध के शहरों और कराची में, हाँ, मिसाल के तौर पर मरदमशुमारी में हमें कम गिना गया, थर्ड पार्टी ऑडिट होना था इलेक्शन से पहले, हल्का बंदियों से पहले। यह आईनी तरमीम में हमें गारंटी दी गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर हल्का बंदियों में हमारे बड़े हल्के बनते हैं, पूरे मुल्क में हमारे मुकाबले में छोटी कम आबादी पर हल्के बनते हैं। ये हमारे साथ सूरत हाल है। फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शन से बहुत पहले मैंने पिछले साल 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था, जब 8 पहले ही लोग पीएसपी में ले जाए गए थे और 2 और चले गए मेरे एमपी, तो मैंने कहा कि ये मुझे सेनेट में मेरी 4 सीटों से महरूम करने, मेरे हक़ के नुमाइंदगी को मुतासर किया जा रहा है। ये भी, यहाँ भी मैं डिसएनफ्रेंचाइज हो रहा हूँ। तो पूरे एक तबके जो सिंध के शहरों में हैं, जिसका एक एहसास है महरूमी है, उसकी तारीख़ है। आपने अपने एंट्रो में कहा दही शहरी सिंध की तफरीक है, वो कोटा सिस्टम को लेके मुलाजमतों में, तरक्याती फंड्स में, कारोबार के कोटों में और दाखिलों में, सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, ये सारी बातें लोगों की साइकी पर, नफ्सियात पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही। फिर एमक्यूएम को भी वो किरदार अदा करने नहीं दिया गया। और क्यों नहीं डॉक्टर साहब, आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी? और अगर हल्का बंदी आपके मुताबिक नहीं हो रही, यानी कि नहीं सही हो रही, तो इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा? और एमक्यूएम यानी आपकी जमात को दीवार के साथ क्यों लगाया जा रहा है? रीजंस क्या है? देखें, वही सवाल का जवाब तो लेने मैं जा रहा हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के पास कि मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए कि ये मुसलसल हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और -1 अगर कहीं था और वो हो गया और हमने उसको इफ़ेक्ट दे दिया, उसको नाफिज कर दिया उस -1 के फार्मूले को, और मामला अपने हाथ में लेके हम एक उसको टुकड़े को जोड़कर कंसोलिडेट किया अपने आप को और एक एमक्यूएम को दोबारा साफ सुथरी, पढ़ी लिखी, अदम तशद्दुद, अदम तसादुम पर मबनी
कोई बैरूनी असर, किसी अंसर का कोई असर लेने के रवादार नहीं, लंदन से कोई ताल्लुक़ और रब्ता रखने, ये सारी बातें करने के बाद मैं तो इस खुशफहमी में रहा अब तक कि कम से कम एक 40 साल की जो लोगों की भी मेहनत है ना, जो उनका भी एक लगाव है एक मंशूर के साथ, एक आवाज़ है, एक इत्तेहाद है, जो पाकिस्तान की बका सलामती की भी ज़मानत है ना। अमन और इस्तेहकाम कराची का पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम है। जितना तकसीम होगा वोट बैंक, पोलराइजेशन होगी, जो कि देखें हकीकी जब बनी थी तो जिन्होंने भी बनाई थी वो बात सामने आ गई थी ना कि वो भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, एक साजिश थी और लोगों ने उसको माना। बहुत सारे जो उस वक्त स्टेट एक्टर्स थे अपनी रिटायरमेंट के बाद, कई सालों के बाद, जनरल नसीर अख्तर साहब थे, ब्रिगेडियर आमिर इम्तियाज़ जो थे या आमिर थे, उन्होंने या इम्तियाज़ ने सारी चीज़ों को उगला ना और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। तो ये सारी मैं ये समझता हूँ कि क्या फिर हम 17 साल इंतजार करेंगे कि हकायक सामने आए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आप बातें कर रहे हैं, अभी जो आप, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो अभी आपने बात की 15 अप्रैल को आपने कुछ वाज़े लफ्ज़ों में बात की, मैं वो आपको सुनवाना चाहती हूँ और फिर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि चीफ जस्टिस आपको क्यों बुलाएं, मुंतखब हुकूमत क्यों ना आपके साथ बैठ के बात करे। ज़रा सुनिएगा डॉक्टर साहब ने 15 अप्रैल को क्या कहा कि मुझे ख़तरा है और अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ज़रा सुनिएगा क्या कहा। मुझे मालूम है कि ये GHQ की पॉलिसी नहीं है, मुझे पता है कि ये अफवाज पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है, फिर भी अगर कुछ अनासर मेरा ख्याल है कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया, लेकिन मैं आपको बताए देती हूँ। आपने कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर मैं महाजरों को के शदीद रद्द अमल को बाहर आने से, उसके बाद आप चुप हो गए। उन्होंने कुर्बानी दी अपने कायद की, अल्ताफ़ हुसैन की, तो अब इनसे ज़्यादा क्या चाहिए। यानी आपके लफ्ज़ जो अल्फाज थे उसमें ख़तरा भी है, आपके अल्फाज में धमकी भी है, आपके अल्फाज में जो एक अपने कायद को खोने का गम भी है, पछतावा भी है। ये क्यों आपको कहना पड़ा सर? देखिए, धमकी का लफ्ज़ तो मेरी लुगत में नहीं है, मेरे मिजाज में भी नहीं है। उसे आप इंतबाह कहें, वार्निंग कहें, कॉशन देना बड़ा ज़रूरी है। एक जिम्मेदार 40 साल से हम सियासत में, ना अमली सियासत में है, अगर हम हालात का असेसमेंट, लोगों की नफ्सियात, उनके बदलते हुए रुझान, उनके ऊपर जो असरात हो रहे हैं गुज़िश्ता ये चंद सालों से, जो कुछ हो रहा है गुज़िश्ता 10 सालों से, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी जो कुछ किया, 5 साल के ऑपरेशन में यहाँ जो कुछ हुआ, उसके बाद भी ओनरशिप अगर लोगों को ना मिल रही हो, उन्हें दीवार से लगाया जाए, चुनवा दिया जाए, ये पता होना चाहिए हमारे पॉलिसी साज इदारों को, जहाँ दाखिली इस्तेहकाम के हवाले से वो हमेशा सेंसिटिव रहते हैं, जहाँ बैरूनी ख़तरात होते हैं, और अगर दाखिली इस्तेहकाम नहीं है, अगर स्टेबिलिटी, तो फिर बैरूनी ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें अगर मैं समझता हूँ तो सब समझते हैं ना। तो मैंने इसीलिए कॉशन दिया, इंतबाह किया, और मैंने ये बताया कि अभी हम आखिरी खेप होंगे उर्दू बोलने वालों में, महाजरों में, जो इस तबके की नुमाइंदगी और अपनी तबलीग या सियासी प्रचार अमन की ज़बान में कर रहे हैं, और हम अदम तशद्दुद, अदम तसादुम की बात कर रहे हैं। अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब से ये शिकवा था कि वो बहुत एग्रेसिव थे, बहुत हॉस्टाइल थे, और जो मुल्क से उनकी वाबस्तगी है वो मशकूक हो जाती थी उनकी बहुत सारी बातों या अमल से, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अगर इन चंद सालों में जो हम सियासत अब कर रहे हैं, अगर इनको सीने से ना लगाया गया, इन्हें हाथों हाथ ना लिया गया, हमें कौमी धारे में ना रहने दिया गया, ये MQM के वोट बैंक को तकसीम करने के अमल को ना रोका गया, और इसे कहीं ना कहीं से जो है वो हौसला मिला। मिसाल के तौर पे सहूलतकार अगर ऐसे हैं जो ये अभी हालिया वफादारियां तब्दील हुई हैं, तो 2-4 लोगों ने तो मुझे आके बता दिया ना, सारी बातें बता दी कि क्या हुआ उनके साथ। तो अब ये सारी बातें मैं अपने भी सारे हाँ, ये अमानत है, मैं सिर्फ वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जिनको पता हो कि ये क्या हो रहा है। और अगर ये बाई पॉलिसी हो रहा है तो मुझे कह दिया जाए, मैं वैसे ही MQM ये वॉक ओवर दे दूंगा इस इलेक्शन में, चले देख लें। MQM के बगैर सिंध के शहरों की सियासत चलानी है,
इसके मैंडेट या वोट बैंक को पीटीआई में, पीएसपी में, पीपल्स पार्टी में और एमएमए में तकसीम करना है तो करके देख तो लें। आपके लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि आपके भाई इस मुतालबे को 2 दिन गुजर गए, बल्कि 3 दिन, और अभी तक किसी तरफ से कोई जवाब आया जीएचक्यू से या चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हल्का बंदियों पे बात करना चाहते हैं, जो सहूलतकारी हो रही है उसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं? कोई जवाब आया आपको? देखें, उनका तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने बाकायदा तहरीर करके कोई उसमें तफसील नहीं लिखी है, सिर्फ वक्त मांगा है। और 15 अप्रैल की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया है कि उसको आप देखें, और उसमें जो मैंने दिल से बात की, अपना दिल खोल के सामने रख दिया है, और करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी की है। मिडिल क्लास अमल है ये पाकिस्तान में, और कोई ऐसी मुतवसत तबकी सेक्युलर जो मज़हब मसलक की तफरीक से बहुत बालातर होकर, जो रंग व नस्ल, इलाका, ज़बान की तफरीक से बालातर होकर एक मुतवसत आम वर्किंग क्लास को आपस में जोड़कर, ये पाकिस्तान का एसेट है। महाजिर पाकिस्तान बनाने वाले उनकी औलादें पाकिस्तान का एसेट है। इस एसेट को हम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इनकी जो बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इससे कोई इनकारी नहीं है। और कराची की सियासत और कराची, हैदराबाद और जो शहरी इलाके हैं उनकी सियासत का पाकिस्तान की सियासत पे हमेशा असर होता है। ये लफ्ज़ आपने इंजीनियरिंग जो इस्तेमाल किया था, इसका अगले इंतखाबात में आप क्या देख रहे हैं? अगर एमकेएम को ज़ाहिर है कि कोई पर्पज़ होगा जिसकी बुनियाद पे उनको दीवार से, जैसा आप कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो दीवार से लगाया जा रहा है, तो अगर ऐसा है तो उस इंजीनियरिंग में आपका जीतना कितना मुहाल होगा और मुस्तकबिल एमकेएम का क्या होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे, और चीफ जस्टिस साहब से जो बातें फारूक सत्तार साहब ने कही थी वो भी सुनवाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, इलेक्शंस होने वाले हैं, हल्का बंदियाँ कह रहे हैं कि आप मुतमिन नहीं हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट होना था, नहीं हुआ। एक तो इलेक्शन का मुस्तकबिल और एमकेएम का मुस्तकबिल, आपको क्या नज़र आ रहा है? एमक्यूएम की एक खूबसूरत बात यह है कि हर इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा मीडिया में स्पेकुलेशंस होती हैं, और हमारे किसी न किसी बहरान को लेकर या हमारे ख़िलाफ़ जो मीडिया ट्रायल हुए होते हैं, तो उस पर ये एक ऐसा लगता है कि जैसे कांटे का मुकाबला है, और एमक्यूएम की मकबूलियत में कमी हो गई है, और एमक्यूएम का वोट बैंक इस मरतबा मुंतशिर हो जाएगा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें जो हैं वो गलत साबित होती थी। वोट बैंक अपनी जगह पर कायम व दायम रहता था। और NA 246 का इलेक्शन, जो बड़ा इलेक्शन था, एक रिसेंट 2 साल पहले हुआ, उसमें भी यही था कि सारे टॉक शोज़ में यही था। अच्छा, वोट बैंक की खूबसूरती कि वो यकजा रहना चाहता है, और वरना रहनुमा वोट बैंक को इकट्ठा करते हैं, समेटते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, वो वोट बैंक हम पर दबाव डाल रहा है किसी न किसी शक्ल में कि हम यकजा हो जाएं, हम इकट्ठा हो जाएं, बावजूद अपने इख्तलाफ के, चाहे उन्हें तफसील मालूम ना हो। एक टॉक शो में मैं बताता हूँ कि भाई असल वजह क्या है, वो फिर कहते हैं कि कामरान टिसूरी। मैं कहता हूँ अच्छा वो है, तो भाई ये मुझे क्यों हटाया 2/3 से, मुझे क्यों निकाला? इसका मतलब यहाँ तक सोच, हाँ मुझे क्यों निकाला, और अगर मुझे ये निकाला तो इसका मतलब मुझे निकाल कर फिर मुझे वापस क्यों बुला रहे हैं? फिर तो मेरे बगैर काम करें और कह दें कि देखिए, 2 पॉलिसी नहीं हो सकती कि अंदर ये कि मुझे निकाल कर काम कर रहे हैं वो, और ऊपर ये कि नहीं आए, आपको, आप बड़े हैं, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और आपकी इज्जत एहतराम में कोई कमी नहीं होगी, आप ही पार्टी चलाएंगे। तो फिर ये नहीं होना चाहिए, फिर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना। तो ये भी एक मसला है। और आपने कुछ अर्सा पहले कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ राब्ते हैं, फ़िरोग नसीम साहब के, और आपने कहा, और अभी हाल ही में सुना है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद भी पाकिस्तान में हैं, और बड़े खुसूसी तैयारे पे भी कुछ इत्तलात हैं, मैं भी कहीं गलत भी हूँ, लेकिन ये इत्तलात हैं कि वो मुतहरिक हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, एमकेएम फिर हाईजैक होने वाली है एक मरतबा, फिर बची खुची? ये बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है कि इशरतुल इबाद पाकिस्तान आए हैं, और इस्लामाबाद में 1 हफ़्ते से ये उड़ी, हमारे पास कोई इसकी तस्दीक का ज़रिया नहीं है। तो ये एक्चुअली फ़र्रुख नसीम भाई ने ख़ुद हमारे कुछ सेनेटर्स और MNAs से बात की थी, और कहा था कि
MQM की मौजूदा लीडरशिप, चाहे वो फारूक भाई हो या कोई हो, वो इतने मजबूत नहीं है। असल मजबूत लीडर परवेज़ मुशर्रफ है, ये गवाह है मेरे पास मौजूद। तो उससे एक शायबा जाता है कि भाई इसके पस पर्दा कुछ है। फिर सारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाना, उसका गाइड करना, ये सारी चीज़ें बताना, और ये सारी बातों में भी कहीं ना कहीं फ़र्रुख नसीम भाई का जिक्र आता है। फिर वो टेक्नोक्रेट की सीट पर इलेक्शन मेरे ख़्याल में उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें लड़ाया गया जनरल कैटेगरी में नंबर 1 की सीट पर। 2 सीटें अगर हमारी बनती थी तो जो सेफेस्ट और सिक्योर सीट थी, तो फिर लगता है कि शायद उस सीट को और सिक्योर करने के लिए भी उनका रोल था कि कहीं फारूक भाई कामरान टिसूरी को नंबर 1 की सीट ना दे दें और उन्हें नंबर 2 की, जिसमें कुछ वोट दूसरी पार्टी के चाहिए जो कि नहीं मिले और कामरान रह गए जनरल कैटेगरी में। फ़र्रुख नसीम किसी न किसी तरह मरते खपते जो है कामयाब हो गए। तो चलें एक सीट हमारी निकल आई, तो मैं तो उसको भी अपनी सीट काउंट करता। मैं नहीं कहता कि ये बहादुराबाद की, ये MQM की है। और मैंने निगत मिर्ज़ा हिना जो मेरे साथ थे, 4 सेनेटर्स वहाँ हैं, तो मैंने कहा नहीं, मेरी नज़र में ये 5 मेरे हैं। और जहाँ उन 4 ने वोट डाला सेनेट के चेयरमैन के लिए, मैंने निगत मिर्ज़ा हिना को लिबर्टी दी वो भी उनके साथ डाल दें। आज़म सवाती को डाला लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए, मैंने 4 के साथ। तो मैं तो हर तरह से साथ चलने के लिए जो मेरे पास वजन है मैं तो वो डालता हूं। अच्छा, यानी आपने कहा कि ठीक है अगर आप देना चाहते हैं वोट दे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि बिल्कुल आखिरी वक्त रह गए, बहुत से सवालात हैं बहरहाल मौजूद अभी भी, लेकिन आपको क्या लगता है इलेक्शन में आपकी पार्टी किस तरह से सरवाइव कर पाएगी, इसकी बका कैसे होगी, और इंजीनियरिंग अगर हो रही है तो आप वहाँ पे कहाँ फिट होंगे, मुस्तकबिल आपकी पार्टी का? बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है ये कहकर के हम आपस में बातचीत करके इस मसले का हल नहीं निकाल सके। और सालिसों के इस फार्मूले को मैंने माना, मेरे नादान साथियों ने उसे कबूल नहीं किया कि 2 रुकनी मरकज़ी कमेटी बना लें, मैं और खालिद मकबूल भाई हमें ये एतमाद दे दें, हम मायूस नहीं करेंगे, हम आमिर नहीं बनेंगे, हम अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं करेंगे। इंतज़ामी मशावरती काउंसिल होगी, दोनों राब्ता कमेटी को तहलील करे, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद मेरे पास है, जो 2/3 की आपके पास है, तो इसको डिज़ोल्व करके मिला लें, हम दोनों को इख्तियार दे दें। 2018 के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेंगे, लेकिन 2018 तक हम पर भरोसा करें, हम मायूस नहीं करेंगे। कैंडिडेट की सिलेक्शन हो MPA MNA के लिए इंशाल्लाह मिल के करेंगे, मशवरे से करेंगे। और ये अभी भी ऑफर आपकी मौजूद है, ये पेशकश मौजूद है? अभी भी मौजूद है, कोई जवाब नहीं मेरी पेशकश मौजूद है। मेरी कोई नहीं, मेरी कोई डेडलाइन नहीं है, वहाँ से तो डेडलाइन आती रही है, मेरी कोई डेडलाइन नहीं है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ के दलाइल मुकम्मल हो गए, केस क्लोज।